हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सहजमा क्लासेस में। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। और आज हम इस चैप्टर में जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बारे में बात करें तो रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि रिप्रोड्यूस किसी चीज़ को या किसी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। या कोई स्पीसीज़ जब अपनी ही जैसी एक नई स्पीसीज़ को जन्म देती है तो हम उसे रिप्रोडक्शन में या रिप्रोड्यूस नाम से जानते हैं। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज़ द नेस रिप्रोडक्शन। कोई भी जो नई ऑर्गेनिज्म है वो अपने पुरानी ऑर्गेनिज्म से जन्म लेती है या उससे बनती है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन के अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरह से रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स के रिप्रोडक्शंस आते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा हम जानते हैं सेक्सुअल, जैसा आपको नाम से ही पता चल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शंस होते हैं जिसमें टू पेरेंटल बॉडीज़ की जरूरत पड़ती है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ऐसे प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि अगर असेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोसेस में एक ही पेरेंटल बॉडी की जरूरत पड़ती है और इससे बहुत सारे प्रोसेस या बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट और बैक्टीरियाज अलग डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से नए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और हम आगे अगर डिस्कस करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि टू पेरेंट्स जब आपस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं और वो जाइगोट बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरह से जो दो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। एनिमल्स बहुत सारे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस के लिए टू डिफरेंट पेरेंट्स होने चाहिए, मेल फीमेल हो सकते हैं, मदर फादर, इस तरह के दो डिफरेंट बॉडीज़ या पेरेंट्स होने चाहिए जिनकी मदद से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हो सकता है या होता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। हम इसको इस टॉपिक में या आज की वीडियो में काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म है, जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो इसके अगर हम बारे में बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नई ऑर्गेनिज्म का जो जन्म होता है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ सेक्स सेल्स, एक सिंगल पेरेंट्स की मदद से विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स सेल की मदद से, जेमेट्स की विदाउट हेल्प ऑफ जेमेट की मदद से जब हम न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं उस प्रोसेस को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, वो असेक्सुअल सेल्स की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया हो गया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक है ओनली वन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व्ड,
केवल एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो इन्वॉल्व होता है इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसकी मदद से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है या न्यू स्पीसीज़ का जन्म होता है। दूसरे कोई भी पेरेंटल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द सेकेंड टॉपिक आपका, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर जनरली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जैसे हमने बात की थी कि जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है वो अपने पेरेंट्स ही जैसा सिमिलर दिखता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो सेम और आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स जैसा होता है। क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वो जैसे उसके पेरेंट्स थे सेम वैसे ही आइडेंटिकल न्यू स्पीसीज़ का जन्म होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम होंगे वो। थर्ड टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय कम लगता है, या ये कह सकते हैं ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कम समय में मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मिनिमम 9th मंथ का टाइम लगता है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इस चीज़ के लिए डिफरेंट है क्योंकि इस प्रोसेस में हमें कम ही समय में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इस तरह से डिफरेंशिएट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्टली एडवांटेज की बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ सिंपल एंड फास्ट। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे भी हमने बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि इसमें कम समय में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जन्म ले सकते हैं, और बहुत ही सेफ़ एंड सिंपल है क्योंकि इसमें हमें जो भी ऑर्गेनिज्म मिलता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट जैसा, एकदम सिमिलर, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इवोल्यूशनरी चेंज इज़ नॉट पॉसिबल एज द वेरिएशन इज़ प्रोड्यूस। इसमें कभी भी जो इवोल्यूशनरी चेंज है, जो चेंज है न्यू ऑर्गेनिज्म से, वो संभव नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता है ना। इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, जैसे पेरेंट्स हैं सेम वैसे ही ऑर्गेनिज्म का भी जन्म होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म द ऑफस्प्रिंग आल्सो इनहेरिटेड। और अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट होता है पेरेंट्स में तो सिंपल सी बात है वही सेम डिफेक्ट उसके आने वाली न्यू ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा कि अगर ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, मान लीजिए कोई पर्सन ये किसी तरह से डैमेज है, तो ये कंफर्म नहीं है कि आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें भी वो बीमारियां या वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंफर्म्ड है कि अगर पेरेंट्स में किसी तरह का कोई डिफेक्ट है तो न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डिफेक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बहुत सारे प्रोसेस या फंक्शंस जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं और उनसे नए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जाता है, वो सभी आपके सामने है। अगर हम बात करें फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो हम बात करते हैं फिजन की। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूज़न का मतलब जुड़ना होता है, पर फिजन का मतलब है टूटना। जब कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम फिजन कहते हैं। चलिए हम इस टॉपिक को और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिजन, जैसे हमने बात की, फिजन का मतलब ही होता है चीज़ों को ब्रेक डाउन होना, दैट इज़ कॉल्ड फिजन। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन होकर नए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम फिजन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें हम इस तरह के
एग्जाम्पल्स या इस तरह की चीज़ों को शीन अप करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, वो भी ये करता है, एक अमीबा सिंपली 2 पार्ट्स में ब्रेक आउट होता है, फिर वो 2 4 में ब्रेक आउट होते हैं, वो 4 8 में, और इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा और दूसरे से तीसरा जो जनरेशन है वो इसी तरह से वर्क करती है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज अमीबा, प्रोटोजोआंस, ईटीसी। ये फिजन जो प्रोसेस है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर कोई एक ओल्ड ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म से, और इस तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। टाइप ऑफ फिजन की बात करें तो टाइप ऑफ फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन। दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बहुत ही सिंपल है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में ब्रेक आउट होता है तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। सिंपल सी बात है, जब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है तो उस फंक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म या कोई ओल्ड ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है 2 ऑर्गेनिज्म में से, तो हम कहते हैं कि इस टाइप में हम बाइनरी फिजन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया है, ईस्ट है। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो अमीबा है, पेरिमेसियम है। इस टाइप्स के जो भी हैं वो सभी बाइनरी फिजन के तहत आते हैं। अब हम थोड़ा डायग्राम के तहत समझेंगे। देखिए आपके सामने अमीबा का डायग्राम है। एक अमीबा सिंगल है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो अमीबा धीरे धीरे स्ट्रेच्ड होता है। एक पेरेंटल अमीबा क्या होता है, स्ट्रेच्ड होता है, और स्ट्रेच्ड होकर उसका जो न्यूक्लियस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक मदर सेल, मदर अमीबा सेल, 2 डॉटर अमीबा सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और इस तरह से ही बाइनरी फिजन अमीबा में वर्क करता है, फंक्शन करता है। अमीबा में नहीं, बाकी और भी जो बहुत सारे बैक्टीरियाज और एनिमल्स हैं उन सभी में बाइनरी फिजन इसी तरह से वर्क करता है कि एक जो पेरेंट सेल है वो सिंपली टाइम के साथ में स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के बाद में वो सिंपल 2 न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू डॉटर्स में ब्रेक डाउन होता है, और इस तरह से हमें 2 न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक 2 में ब्रेकआउट होता है, 2 4 में ब्रेकआउट होते हैं, और इसी तरह से बाइनरी फिजन वर्क करता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में ही हमेशा ब्रेक डाउन होंगे, उससे ज़्यादा में कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसे हमने समझा बाइनरी फिजन अमीबा में। अब हम आगे चलते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक टाइम पे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। डेफिनेशन पे इससे अगर हम बात करें, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मल्टीपल फिजन में एक ओल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एक साथ जब कई सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या ब्रेक डाउन होता है कई सारे न्यू ऑर्गेनिज्म से, तो इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। द क्राइस्ट ब्रेक अप अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जो ये फंक्शन होता है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, तो ही ये प्रोसेस पॉसिबल है। पर ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म से एक साथ ब्रेक डाउन होता है, और ऐसे प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। आपको एग्जांपल में देखा है, प्लांट में एल्गी दे रखा है, एनिमल्स में हम प्लाज्मोडियम दे रखा है। प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मलेरियन पैरासाइट, जो मलेरिया के लक्षण होते हैं, कह सकते हो कि इसके जो वायरस होते हैं, अगर एक बार कहीं जन्म लेते हैं तो वो बहुत तेज़ी से, मल्टीपल फिजन होता है उनमें, और वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक भी वायरस या एक भी सेल कहीं डेवलप्ड ना होने पाए, क्योंकि उसमें मल्टीपल फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन में एक पेरेंटल बॉडी बहुत सारी न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है एक साथ। ये इसकी खासियत है। अगर हम थोड़ा पिक्चर से समझें, डायग्राम से,
तो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा कि जो पेरेंट सेल होता है, जो न्यूक्लियस है, इसमें पेरेंट सेल है, वो बहुत सारे मैनी न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन होता है क्राइस्ट में, और उसकी जो क्रिस्ट है, जो अपर लेयर है, वो जब फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और इस तरह से एक ही साथ में, एक ही समय में बहुत सारे डॉटर सेल्स या बहुत सारी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती हैं। जैसे भी हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जांपल है, जो मलेरियल पैरासाइट है, जिसमें एक ही सेल मल्टीपल फिजन करके बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसी तरह से मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है कि एक सिंगल सेल, एक पेरेंटल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई या बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में वो जो ऊपर का क्रस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस तरह से एक ही टाइम पे हमें बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म देखने को मिलता है, या न्यू ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल्स भी हम जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट टॉपिक इसका है रीजनरेशन। अगर हम बात करें आज की वीडियो का, तो आखिरी टॉपिक हमने रीजनरेशन रखा है। रीजनरेशन जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किसी चीज़ का रीजनरेट होना, दोबारा से बनना, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद को रीजनरेट कर पाए तो उस प्रोसेस में हम रीजनरेशन कहते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो रीजनरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को पूरी तरह से बना पाए फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट के किसी पार्ट से, या मान लीजिए किसी छोटे से फंक्शन से खुद को फुल्ली एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर पाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। स्मॉल कट और ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रो और रीजनरेट इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। इसमें कहा गया कि जब कोई एक छोटा या कटा हुआ पार्ट पूरी बॉडी दोबारा से जनरेट कर सके, ऐसी प्रोसेस को रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल हमारे घरों में होता है लिजार्ड, जिसे हम कहते हैं, छिपकली जिसे आप कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए उनकी पूंछ कट जाती है, तो एक समय के बाद वो रीजनरेट हो जाती है, वो उनकी फिर से आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस टाइप के जो स्पेशल सेल हैं, वो कुछ ही टाइप के एनिमल्स में पाए जाते हैं, कुछ ही टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो किसी तरह से एक्सीडेंटली उन्हें कुछ हो गया, सो उनका बॉडी का कोई भी पार्ट खुद की पूरी बॉडी को ईजिली रीजनरेट कर सकता है इंडिविजुअली। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लाडेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसीस। तो अगर हाइड्रा या प्लेनेरिया की बात करें, अगर इन्हें कितने भी टाइप ऑफ पीसीज में कट कर दिया जाए, एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और हर एक पीस खुद को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है। और ऐसी चीज़ों को हम रीजनरेशन प्रोसेस में रखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट खुद को या किसी छोटे पार्ट्स को ही खुद की होल बॉडी में चेंज कर पाए, तो ऐसे प्रोसेस को ही रीजनरेशन की प्रोसेस में रखा गया है। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिशेस नाम की चीज़ें दिखनी है। तो अगर प्लेनेरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो उसके दोनों ही पार्ट्स खुद की होल बॉडी को डेवलप या रीजनरेट कर पाते हैं। इसीलिए प्लेनेरिया को रीजनरेशन प्रोसेस में रखा गया है। हाइड्रा भी इसी फॉर्म में आता है। या हाइड्रा के आप कितने भी पार्ट्स कर दें, उसका प्रत्येक पार्ट, ईच इंडिविजुअल पार्ट जो है, वो खुद की होल बॉडी को ईजिली डेवलप कर सकता है, और इसीलिए हाइड्रा को भी रीजनरेशन प्रोसेस के अंडर रखा गया है। तो ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जो खुद को रीजनरेट कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल रीजनरेशन प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट, स्मॉल पार्ट कट आउट हो जाता है, तो वो पार्ट एक न्यू होल बॉडी जनरेट करता है, और ऐसे प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। तो आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद।